Environmental Impact Assessment. Hey guys, वेलकम टू इंडिया अपडेटेड। और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। डिटेल्स में देखेंगे इस लेक्चर में। सो इन टूडेज कंटेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, व्हाट इज द इश्यूज, हिस्ट्री इसकी क्या है, इन शॉर्ट इट इज EIA एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व, इसके अंदर क्या क्या से प्रोसेस है और द की पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट ये डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली बेनिफिट्स ऑफ EIA एंड सम ओपिनियन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। व्हाट इज EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। गाइस, एनवायरनमेंट एज यू नो ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर लाइफ्स। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखें, लेकिन डे टू डे ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड माइनिंग एंड सो ऑन, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है दैट इन्वायरमेंट पे हम ऐसे हजार्डस केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज़ कर रहे हैं, ऐसे तत्व हम अपने एनवायरनमेंट में, अपने वातावरण में छोड़ रहे हैं जिसके वजह से हमारे लाइफ पे ही थ्रेट आ रही है। सो इसको असेस करने के लिए इन्वायरमेंट पे होने वाले इम्पैक्ट, ह्यूमन की वजह से जो इम्पैक्ट है उसको असेस करने के लिए ये चीज़ें हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर इवेल्युएटिंग द लाइकली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ अ प्रपोज प्रोजेक्ट। जैसे कि अगर इंडस्ट्री या कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है वो अगर आप स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आपको एक इन्वायरमेंटल असेसमेंट करवाना होगा उसका कि क्या इम्पैक्ट होगा इन्वायरमेंट में, असेसमेंट करवानी होगी। सो ये एक तरीका है, प्रोसेस है पता करने का कि क्या होगा। ओके, सो इट इज़ अ प्रोसेस वेयर बाई पीपल व्यू आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर ग्रांटिंग फाइनल अप्रूवल टू द एनी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट और एक्टिविटी। अगर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या एक्टिविटी है आपके पास तो वो कंसिडरेशन फॉर ग्रांटिंग फाइनल अप्रूवल होगा कि ये प्रोसेस है, ठीक है। और ये उसका फाइनल जो अप्रूवल है उसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का वो इसके थ्रू ही मिलेगा, EIA। सो दिस इज अ प्रोसेस। इट इज़ बेसिकली अ डिसीजन मेकिंग, राइट गाइस। ये डिसीजन मेकिंग टूल है। डिसाइड किया जाता है कि प्रोजेक्ट स्टैब्लिश होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्या ऑल्टरनेटिव्स होगी, इसके क्या अलग रास्ते हैं ताकि कम से कम असर पड़े इन्वायरमेंट पे, whether the project should be approved or not. Okay guys, this is very clear to you. So what is the main issue? Let's dive into it. Main issue क्या है? Student unions from several universities and colleges from across India have petitioned that environment Minister Prakash Javadekar to put the draft of the proposed Environment Impact Assessment Notification 2020 on hold. उन्होंने ये जो नोटिफिकेशन 2020 है उसको होल्ड पे डालने के लिए क्या डाला है। नाउ हिस्ट्री ऑफ EIA, इसकी हिस्ट्री क्या रही है गाइस। एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया है वो एक स्टैट्यूटरी बैक्ड है, मतलब लॉ के द्वारा बैक्ड है बाय एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 1986 में हम एक एक्ट लेकर आए थे जिसमें हमने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी बातें की थी। दिस इज नोन एज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट विच कंटेन्स वेरियस यू कैन से प्रोविजंस ऑन EIA methodology and process guys. सो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये बताता है कि कौन से ऐसे एक्शंस है ह्यूमन के इन आवर कंट्री जो कि नहीं होने चाहिए, जिसके वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ओके, सो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी एनवायरनमेंट असेसमेंट, जो भी प्रोग्राम्स या एनवायरनमेंट असेसमेंट करने के लिए जो भी टूल्स है वो डिपेंड होता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के प्रोविजंस के ऊपर। Now the draft notification is issued under the power vested in the central government under the Environment Protection Act
1986 to take all such measures for protecting and improving the quality of the environment। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि जो इन्वायरमेंट की क्वालिटी है उसको प्रोटेक्ट करना एंड इम्प्रूव करना है। तो जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है वो इशूड होती है, इन्हीं के पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होती है कि वो इसको इशू कर सकते हैं अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके गाइज, सो लेट्स डाइव इनटू, अभी मैंने आपको बताया था दैट ये जो इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट असेसमेंट है वो एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं गाइज। इस प्रोसेस में जनरली जो इन्वॉल्व है वो है, सबसे पहले हम करते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या होती है, दिस स्टेज डिसाइड व्हिच प्रोजेक्ट नीड अ फुल और पार्शियल असेसमेंट स्टडी। गाइज अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज होती है, तो यहाँ पर स्क्रीनिंग जो है वो सबसे पहला प्रोसेस है। इसमें ये देखा जाता है कि जो भी इंडस्ट्री है वो कैसी है, उसका क्या नेचर है, और उसके अकॉर्डिंग उसके स्क्रीनिंग के अकॉर्डिंग अलग आगे जो फर्दर है वो स्टडी बढ़ाई जाती है। उसके बाद उसके स्कोप्स देखे जाते हैं। दिस स्टेज डिसाइड विच इम्पैक्ट आर नेसेसरी, कौन से इम्पैक्ट जरूरी है टू बी असेस्ड, देखना। दिस इज डन बेस्ड ऑन लीगल रिक्वायरमेंट्स, इंटरनेशनल कन्वेंशन। गैस हम बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन करके आते हैं, लाइक पेरिस कन्वेंशन, हेग कन्वेंशन, टोक्यो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। सो गैस ऐसे जितने इंटरनेशनल कन्वेंशन है वो हमें बाउंड करते हैं कि हम इन चीज़ों को माने, अपनी कंट्री में लेकर आए और इसको लागू करें अपने देश में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्कोपिंग। हम स्कोप में ये भी चीज़ें देखते हैं कि इंटरनेशनल कन्वेंशन में कहाँ तक ये जा रही है, एक्सपर्ट नॉलेज, एक्सपर्ट्स की क्या नॉलेज है, वो क्या कहना चाहते हैं, एंड पब्लिक इंगेजमेंट, पब्लिक कहाँ तक इंगेज हो पा रही है। दिस स्टेज ऑल्सो फाइंड द ऑल्टरनेट सॉल्यूशन। ऑल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। मान लीजिए अगर कोई एक फैक्ट्री है या कोई एक प्लांट है, कोई एक प्रोजेक्ट है जो कि कहीं ना कहीं से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है अपने किसी एक मेथोडोलॉजी से, किसी एक प्रोसेस से जो उनके पास है, उसके ऑल्टरनेटिव क्या है, सॉल्यूशन क्या है, वो भी इसी प्रोसेस से निकल कर आती है। दैट इज कॉल्ड स्कोपिंग। सो स्क्रीनिंग गैस, हमने अभी स्क्रीनिंग डिस्कस किया। इस स्टेज में हम डिसाइड करते हैं प्रोजेक्ट नीड पार्शियल चाहिए, उसको असेसमेंट पूरी चाहिए, किस तरह का नेचर है उस प्रोजेक्ट का वो डिसाइड करते हैं। एंड स्कोप में हम बहुत सारी चीज़ें लाइक लीगल रिक्वायरमेंट्स, एक्सपर्ट नॉलेज, इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड पब्लिक इंगेजमेंट को ध्यान में रखकर एक ऑल्टरनेटिव निकालने की कोशिश करते हैं। फाइनली असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ इम्पैक्ट एंड development of alternatives. This stage predict and identify the environmental impact of the proposed project and also elaborate on the alternative. ये stage जो है वो predict करती है, identify करती है environmental impact of the proposed project and also elaborate on the alternatives. ये alternatives पे भी elaborate उसको भी करती है। Finally एक report आती है जिसे हम कहते हैं EIA report, that is environmental impact assessment report. In this reporting stage and environmental management plan, that is EMP. This is very important for your note guys, इसको आप नोट कर सकते हैं। environmental management plan EMP, ठीक है, इस स्टेज में आती है। and also a non-technical summary of the project impact is prepared for the general public. जनरल पब्लिक के लिए एक ऐसी प्रोजेक्ट के लिए ऐसी समरी प्रिपेयर की जाती है जो टेक्निकल ना हो, जनरल लैंग्वेज में हो, आम भाषा में जनरल पब्लिक इसे समझ पाए। दिस प्रोजेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड This report is also called Environmental Impact Assessment, that is EIS. So guys हम यहाँ पे 3 चीज़ें देख रहे हैं। EIA जो हम तब से डिस्कस कर रहे हैं, Environmental Impact Assessment, EMP that is Environmental Management Plan, right guys, and finally EIS that is जो फाइनल रिपोर्ट आती है उसे हम कहते हैं, जो फाइनल हम पब्लिक के लिए जो बनाते हैं उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। एंड लास्टली ये चीज़ें डिस्कस की जाती है पब्लिक से। ये भी एक प्रोसेस है। पब्लिक से अब डील करना क्यों ज़रूरी है गाइस, हम जहाँ रहते हैं हमारे आसपास में जो भी हमारा वातावरण है, प्रोजेक्ट तो वहीं लगेंगे। लाइक थोड़ी देर के लिए आपके घर के आसपास कोई ना कोई प्रोजेक्ट होगा, मे बी कोई माइंस होगी, तो उसके वजह से आपके आसपास में होने वाले साउंड पॉल्यूशन हो गया, जो भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन हो रहे हैं या एयर पॉल्यूशन हो रहा है,
इसका इम्पैक्ट सीधे आपके और आपके पड़ोसी जो है या आपकी जो सोसाइटी है उस पर पड़ रही है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दोज पीपल इनटू द कंसिडरेशन बिफोर एस्टैब्लिशिंग सच प्रोजेक्ट. सो दिस इज द मेन मोटिव, राइट गाइस. सो फाइनली एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है. ये अभी हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, द डिसीजन ऑन वेदर द प्रोजेक्ट इज टू बी गिवन अप्रूवल और नॉट. हम डिसाइड करते हैं कि अप्रूवल देनी है या नहीं देनी है. एंड इफ इट इज टू बी गिवन अंडर व्हाट कंडीशन, अगर हमें देनी है सो अंडर व्हाट कंडीशन, किस शर्त पे हम देंगे. क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक प्रोजेक्ट हो और वो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट ना करते हो, जीरो इम्पैक्ट हो. दिस इज नॉट पॉसिबल. कुछ तो इम्पैक्ट होगी. क्या शर्तों के साथ होगी उसे अगर हम अप्रूवल देंगे तो अगर मान लीजिए एक टायर की फैक्ट्री लगानी है तो उससे निकलने वाले धुएं तो निकलेंगे ही, लेकिन कंडीशंस क्या होगा, ये हो सकता है दैट उस कंट्री को अपने चेंबर पे एयर फिल्टर लगाने होंगे एंड सो ऑन. बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके डिफरेंट कंडीशंस उन पर रखे जाते हैं. वो डिसीजन मेकिंग में इस प्रोसेस में डिसाइड की जाती है गाइस. सिंपल चीज़ें समझ में आ रही है आपको. मॉनिटरिंग, कंप्लायंस, इन्फोर्समेंट एंड एनवायरमेंटल ऑडिटिंग, ये ऑडिटिंग का प्रोसेस है. इसमें मॉनिटरिंग, कंप्लायंसेस, इन्फोर्समेंट एंड एनवायरमेंटल ऑडिटिंग की जाती है. मॉनिटरिंग वेयर द प्रेडिक्टेड इम्पैक्ट एंड द मिटिगेशन इफेक्ट हैपन एज पर EMP. ओके गाइस, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हम ऑडिट करते हैं और ये हम देखते हैं कि जो इम्पैक्ट है वो प्रिडिक्टेड जो इम्पैक्ट है वो उतना ही है, उससे वही होगा या कुछ और चीज़ें हैं. वो भी देखने वाली बात होती है फ्यूचर में कि और भी क्या इफेक्ट पड़ने वाले इससे. सो द की पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट विद द प्रपोज्ड ड्राफ्ट आर दैट, जो प्रपोज्ड ड्राफ्ट है अभी उसके साथ क्या प्रॉब्लम है. It shortened the period of public consultation hearing to a maximum of 40 days. ठीक है, उसने शॉर्ट कर दिया है, 40 डेज कर दिया है. जो पब्लिक कंसल्टेशन है, हियरिंग, वो मैक्सिमम 40 दिन के लिए कर दिया गया है इसको. मतलब जब आप पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं उसका जो दिन है वो 40 दिन निर्धारित कर दिया गया है, जो कि कम है. It reduced from 30 to 20 days the time provided for the public to submit their response during a public hearing for any application seeking environmental clearance. So कोई एक जो एप्लीकेशन होगी जिसे environmental clearance चाहिए होगा, पहले इसे 30 दिन चाहिए थे पब्लिक को बोला जाता सबमिट करने के लिए, अब सिर्फ 20 दिन दिया जा रहा. ये टाइम फ्रेम कम किया गया है. सो दिस आर द इशू, दिस 40 डेज एंड दिस रिडक्शन ऑफ 20 डेज दैट वाज प्रियर 30 डेज. ओके, सो ये प्रॉब्लम है गाइस. इसलिए है क्योंकि देखिए ये एक प्रोसेस है, इसमें ऑफ कोर्स टाइम लगेगा. और सबसे बड़ी बात है लिटरेसी रेट इन आवर कंट्री. कोई भी प्रोजेक्ट है वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा लगते हैं वहाँ पे. ये सब चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में तो नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम डिटेल में जाना शुरू करें तो ये एक ऐसा टॉपिक है, हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है कि हम इसके अलग अलग एंगल से बहुत अंदर तक चले जाएंगे. हमें डिस्कस करना है इसके प्रोसेस के बारे में और जो अभी प्रोजेक्ट पे क्या असर पड़ा है उसके बारे में गाइस. तो अभी हमने जो बात किया, जो सबसे मेन पॉइंट थी कि जो 30 दिन का टाइम था, एक तो हमारे पास के लोगों के पास टेक्निकल नॉलेज, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस कम है. तो आपने जो दिन ज़्यादा दिए थे उनको सोचने के लिए, आपने उसको कम करके 20 दिन कर दिया. दिस इज़ द मेन इशू, आप समझ सकते हो. ओके, सो इट ऑल्सो अलाउ द डिक्लेरेशन ऑफ सम एरियाज इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरियाज. गाइस कुछ ऐसे एरिया है जो अलाउ करती है इसे इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया. उन एरियाज़ को बोला जाता है वो इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया है विदाउट अ पब्लिक हियरिंग ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस एंड सेवरल रेड एंड ऑरेंज क्लासिफाइड टॉक्सिक इंडस्ट्रीज कुड नाउ ऑपरेट as close as 0 to 5 kilometers from the protected area in Calais described for forest. Guys ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, आपको समझना होगा. कुछ इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरियाज डिसाइड किए गए हैं. ओके, तो ऐसे सेंसिटिव एरियाज उनको बोला गया है ये इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया है, गवर्नमेंट ने बोला है. और इसको ये एरिया का नाम देकर ये कहते हैं कि जो भी विदाउट पब्लिक हियरिंग और इन्वायरमेंटल
क्लियरेंस इन एरियाज में सेवरल रेड एंड ऑरेंज क्लासिफाइड टॉक्सिक इंडस्ट्रीज जो है वो इस्टेब्लिश की जा सकती है विद इन 0 to 5 किलोमीटर्स। ठीक है, मतलब आप एक एरिया को इकोनॉमिकली सेंसिटिव बता देते हैं एंड उसके बाद आप कहते हैं कि 0 से 5 किलोमीटर के बीच में आप ऐसे प्रोजेक्ट्स को लगा सकते हैं। रेड एंड ऑरेंज क्लासिफाइड टॉक्सिक इंडस्ट्रीज, जो ऐसे इंडस्ट्रीज है जो कि क्लासिफाइड है टॉक्सिक इंडस्ट्रीज, कुछ तो रेड जो कि बहुत डेंजरस है एंड कुछ ऑरेंज। ओके गाइस, सो ये प्रॉब्लम है फ्रॉम अ प्रोटेक्टेड एरिया इन अ कैलियस डिसरिगार्ड ऑफ फॉर फॉरेस्ट। ओके गाइस, फॉरेस्ट जंगल के आसपास भी असम में भी अभी माइनिंग का एक इशू चल रहा था। आई होप आप लोगों ने इस बात को सुना होगा। तो वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है, उसको इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया मिनरल रिच जोन बोल के हम नेशनल पार्क के अंदर ही खुदाई कर रहे थे। सो दिस इज द प्रॉब्लम गाइस, these are the some problems. So the increased validity of the environmental clearance for mining project 50 years versus 30 year currently, and the River Valley project 50 year versus 10 year currently raise the risk of irreversible environmental, social and health consequences on account of the project remaining unnoticed फॉर लॉन्ग। सो जिसकी वैलिडिटी जो है एनवायरमेंटल क्लियरेंस की माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए 50 ईयर्स था, ये 30 ईयर्स हो गई है। ये पहले 15 ईयर्स थी, नाउ इट इज 10 ईयर्स, राइट गाइस। सो द जो रिस्क है वो इरिवर्सिबल हो जाएगी ड्यू टू लॉन्ग एक्सपोजर एंड इरिवर्सिबल होने की वजह से सोशल एंड हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बहुत ही बुरा स्थिति हो सकता है। अभी भी आप देख सकते हो कि ड्यू टू द कार्बन एमिशन हमारे प्लैनेट का क्या हाल है। बहुत सारे फिजिकल इम्पैक्ट देखने को हमें मिल रहे हैं, चीज़ें बदल रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ EIA। इसके बेनिफिट्स क्या है? ऐसे प्रोसेस जो हम लाते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, अगर इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इस पर हम डिस्कस करते हैं। EIA, that is Environment Impact Assessment, provide a cost-effective method to eliminate or minimize the adverse impact of development project. बहुत कम पैसों में, बहुत कम पैसा खर्च करके हम किसी भी प्रोजेक्ट से होने वाले जो एडवर्स इम्पैक्ट है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है उसको हम घटा सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट गाइस। एलिमिनेट कर सकते हैं इसके असर को और घटा सकते हैं उस कॉस्ट को जो कि इस पर आते हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है उसके लिए। सो EIA enable the decision maker to analyze the effect of development activities. उसके क्या इफेक्ट होंगे, जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटी, जो भी प्रोजेक्ट हम एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं उसको एनालाइज करते हैं कि उसके क्या जो असर होता है वो क्या होगा ऑन द इन्वायरमेंट वेल बिफोर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंट होने से पहले, लाइक आपने एक प्लांट बना लिया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, आसपास के जीव जंतु मर जा रहे हैं और लोगों को वहाँ पर रहने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने ये प्रोजेक्ट लगाने के बाद क्यों सोचा? उससे पहले सोचने के लिए ये हमें एक ऐसी टूल प्रोवाइड करता है। कौन? EIA। सो दिस इज बेनिफिट of this process. So EIA encourage the adaptation of mitigation strategy in the development plan. Okay guys, जो हमारा डेवलपमेंट प्लान है उसको EIA है वो इनकरेज करता है मिटिगेशन एंड स्ट्रेटजीज बनाने के लिए। सो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज देयर इज नो प्लैनेट B, वी लिव ऑन प्लैनेट A एंड देयर इज ओनली प्लैनेट A, दैट इज अर्थ, वेयर द लाइफ इज happens. So it's our responsibility to take it, to make it safe for us. Okay, so this is the issue. So EIA makes sure that development plan is environmentally sound. EIA इंश्योर करता है जो डेवलपमेंट प्लान है वो environmentally sound हो। कहने का मतलब environment को वो सपोर्ट करता हो, ना कि उसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उसको एडवर्स इफेक्ट देता हो, एंड विद इन लिमिट्स ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एसिमिलेशन एंड रीजनरेशन ऑफ द इकोसिस्टम, और एक लिमिट के अंदर हो ऐसी जो कि कैपेसिटी ऐसी डेवलप कर सके हम बाद में उसको रीजनरेट कर पाए एटलीस्ट इकोसिस्टम को जो असर है वो ऐसा हो, वो लॉन्ग टर्म के लिए ना हो और ऐसा ना हो कि वो हम वापस बैक ही नहीं कर पाए। लाइक बहुत सारे ऐसे केस में होता है कि हम एनवायरनमेंट को ऐसा इम्पैक्ट दे देते हैं कि हम वापस ही कभी उसको
नहीं ला सकते। लाइक यूज़ ऑफ पेट्रोलियम, हम पेट्रोल यूज़ किए जा रहे और इसका असर इतना बुरा हो रहा है कि ये इरिवर्सिबल होगा, इसको रिवर्स करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें ये इंश्योर करना पड़ता है जो इन्वायरमेंटली साउंड हो एंड विद इन लिमिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ एसिमिलेशन एंड रीजनरेशन ऑफ इकोसिस्टम। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। सो EIA लिंक इन्वायरमेंट विद डेवलपमेंट। EIA है वो क्या करता है, लिंक स्टैब्लिश करता है इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के बीच। अभी तक हमने ये चीज़ें देख ली है। द गोल इज टू इंश्योर इन्वायरमेंटली सेफ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गोल क्या है, इन्वायरमेंटली सेफ इन्वायरमेंट बनानी है, इन्वायरमेंटली सेफ हमें अपनी दुनिया बनानी है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। जो विकास है वो सतत होनी चाहिए, सबको लेके टाइम के हिसाब से चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रातों रात ऐसा डेवलपमेंट कर दे कि दूसरी सुबह हम देख ही ना पाए। सो गाइस, इन ओपिनियन मैं जनरली यही डिस्कस करूँगा दैट अभी जो भी प्रोजेक्ट्स हमारी गवर्नमेंट लेकर आ रही है, अभी हम बहुत सेंसिटिव पोजीशन में हैं। आप दे सकते हैं ये कोविड-19 का इरा चल रहा है और ये सारी चीज़ें दी हुई है इंसान की। गाइस, इन्वायरमेंट पहले क्या था, अभी क्या था, आप पुराने जनरेशन्स अगर अपने दादाजी से पूछेंगे वो आपको डेफिनेटली क्लियर करेंगे कि पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा होता है। या आप भी अगर आपने भी 20-25 साल इस दुनिया में बिताए होंगे तो आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या अंतर आ गई है। सो ऐसे असेसमेंट जो है, मेरी ओपिनियन यही है कि ऐसे असेसमेंट जो है फाइनली ये असेसमेंट ऑन दी पेपर ना होके ऑन दी ग्राउंड होनी चाहिए। लोगों से हम कितना बात कर पाते हैं, एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए ताकि ऐसे प्रोजेक्ट्स को सही में लागू किया जा सके। नेक्सस, क्रिमिनल एंड पॉलिटिकल नेक्सस आप कह सकते हो एंड कॉरपोरेट नेक्सस यहाँ पर है, देखने को मिलेगा। क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि कॉर्पोरेट ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए गवर्नमेंट के साथ नेक्सस करते हैं एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल्स, ये सब चीज़ें पेपर्स पे ही रह जाती है। जितनी अभी हमने बातें की, अच्छी बातें की, स्क्रीनिंग की, स्कोपिंग की, ये स्क्रीनिंग स्कोपिंग ऑन द पेपर्स ही रह जाते हैं। एंड फाइनली ये जो टीम ये काम करती है उनमें एक्सपर्टीज़ इतना नहीं होता। एक्सपर्टीज़ के लिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स है, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो एक्सपर्ट है, उनको या जियोलॉजी जियोग्राफी से रिलेटेड वो रहने चाहिए। वो अनफेयर मीन्स नहीं यूज़ करे और जो भी चीज़ हो वो ट्रांसपेरेंट हो, चीज़ें साफ साफ दिखे पब्लिक को। और जो इलिटरेट पब्लिक है उनको कंसीडरेशन में लेने के लिए अलग मेजर्स लाने चाहिए, सिंपल करना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसेस करनी चाहिए एंड सो ऑन। गाइस, अगर बात करें तो ये बड़े बड़े जो मुद्दे हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हम एक इन्वायरमेंट असेसमेंट करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है या नहीं अच्छा है, इसे लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। बट गाइस, इतना सिंपल नहीं है। ऑल ड्यू टू प्रॉफिट गवर्नमेंट ये चीज़ें कर लेती है आसानी से, उनको लगता है कि इससे पैसे आएंगे। आज तक यही होते आ रहा है। आप देख लो जितना भी शुगर एंड रबर मिल्स है, ऐसे जितने भी आप कह सकते हो इंडस्ट्रीज़ है, वो ऐसे ही इस्टेब्लिश्ड है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट जो न्यूक्लियर बहुत सारी ऐसी प्रोजेक्ट भी लगाती है जिसे स्ट्रैटेजिकल बोल के उसका असेसमेंट नहीं करती। गवर्नमेंट बोलती है ये एक स्ट्रैटेजी है, इसलिए लाइक जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को स्ट्रैटेजिकल बता के इसका असेसमेंट नहीं होता। एंड ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिसको गवर्नमेंट स्ट्रैटेजिकल बताती है और उसका असेसमेंट नहीं करती। बट स्ट्रैटेजी तो ये भी होनी चाहिए ना कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ है नहीं। इन्वायरमेंट रहेगा नहीं तो देश नहीं रहेगी, एंड देश नहीं तो स्ट्रैटेजी फिर किस बात की। सो दिस इज़ माई ओपिनियन टू bring all these things into the consideration before establishing any project. So these are the things guys. I hope आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई है so hit the like button, okay, and thank you very much for watching this video guys. I hope आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर होगी। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी आएंगे। So तब तक के लिए keep watching India Updated, be updated with India Updated, signing off.